नमस्कार। आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। कुछ पार्ट हमने इसका पहले लिया था, आज आगे इसका पार्ट लेंगे। उस पार्ट को समझते हुए इसके क्वेश्चन भी करेंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन भी करेंगे। आशा है कि आप ये वीडियो देखते हुए प्रत्येक विषय वस्तु को समझने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा ही करते रहें। ये आपका चैनल है, इस चैनल को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। समय समय पर इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज प्रारंभ करते हैं चैप्टर नंबर 2। और जिन जिन स्टूडेंटों ने इस चैनल को देखा है उनको धन्यवाद, जो भी कमेंट कर रहे हैं उन सभी को धन्यवाद। आगे भी देखते रहिए और इसी प्रकार इस चैनल पर अपना प्रेम बनाए रखें। तो देखो, आज हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 2, मानव जनन का 2nd पार्ट, जिसको हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन की क्रिया में नर और मादा 2 पार्ट होते हैं। नर में जो युग्मक बनता है उसको शुक्राणु कहते हैं और मादा में जो युग्मक बनता है उसको अंडाणु कहते हैं। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इन दोनों में जब संलयन की क्रिया होती है या निषेचन की क्रिया होती है तो जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट के द्वारा भ्रूण बनता है और नवजात की क्रिया पूरी होती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इसमें युग्मक जनन की क्रिया कैसे होती है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु कैसे बनते हैं। इन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए आज की ये क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, युग्मक जनन, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन की सामान्य स्थिति इसके नाम पर ही इसकी परिभाषा है, तो अलग से कुछ परिभाषा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो युग्मक जनन का मतलब है युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। तो ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं या आपने मेंशन कर लिया होगा कि युग्मक जनन की परिभाषा क्या होगी। अब देखिएगा, युग्मक जनन को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो आप? तो सभी को पता है, हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक नर और दूसरा मादा, मेल और फीमेल। अब देखो कि मेल और फीमेल में क्या क्या बनते हैं। तो मेल में क्या बनता है, तो आपको पता है कि शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्म। ये आपको पता ही है। मादा में क्या बनेगा? अंडाणु। क्या बनेगा? अंडाणु। अंडाणु को क्या कहते हैं? ओवम। ओवम। इन दोनों की प्रोसेस को यहां हमें समझना है कि शुक्राणु यानी स्पर्म, अंडाणु या ओवम, इनके निर्माण की प्रक्रिया को हम कैसे समझ पाए, इसी स्थिति को हम देख रहे हैं। यानी कि शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को हम कहते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन। और अंडाणु के निर्माण की क्रिया को कहते हैं अंड जनन। तो यहां तक तो लगभग सबको भी समझ में आ गया होगा कि 2 प्रकार के युग्मक होते हैं मानव में, एक नर है और दूसरा मादा है। नर में कौन सा है? शुक्राणु है, स्पर्म है, मादा में अंडाणु है, ओवम है। अब देखो, शुक्राणु और अंडाणु की सामान्य जो स्थितियां है, यानी इन दोनों की संरचना तो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यह हमें यह पढ़ना है इनका निर्माण कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग है कि जिसके कारण ये बन रहा है। बनने की ये अवस्था कैसे हो रही है, इसी अवस्था को सरल भाषा में
बड़े आसानी से समझेंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा जरूर है लेकिन पढ़ने में आसान है। तो आगे की स्थिति में हम क्या करेंगे कि शुक्र जनन की क्रिया क्या होती है, अंड जनन की क्रिया क्या होती है, इन दोनों की स्थितियों को हम पढ़ेंगे। जैसे अंड जनन को oogenesis कहते हैं और इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इसको कहते हैं oogenesis। इंग्लिश के वर्डों से दूर नहीं भागना है। बायोलॉजी का दूसरा टर्म इंग्लिश ही है। यहाँ मैं प्रत्येक को हिंदी में ही लिख रहा हूं, लेकिन शब्द किसके हैं? इंग्लिश के हैं। तो इन अंग्रेजों से नहीं डरना है आपको, यानी कि इंग्लिश वर्डों से नहीं डरना है, इनको भी याद करना है। याद करोगे तो इससे ये आसान होंगे कि अंड जनन को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। शुक्र जनन को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म और यहाँ पर ओवम, तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो आगे की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो देखो अब आगे की स्थितियां क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कैसे बनता है, इन सभी की स्थितियों को हम पढ़ेंगे। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नर में प्राथमिक अंग कौन सा है? प्राथमिक अंग नर में होता है टेस्टिस या वर्षण, तो इसको याद रखना। इसी प्रकार मादा में प्राथमिक अंग कौन सा है? प्राथमिक अंग, तो इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय, ओवेरी। क्या कहते हैं? ओवेरी। तो इनको जरूर याद रखना आपको। अब देखो ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की क्रिया क्या है, इसी को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें दोनों की डेफिनेशन है, इनके चित्र है, वो सब कुछ हमें समझना है और समझते हुए ही हमें इसको आगे की ओर ले जाना है। लगातार आप मेहनत करते रहें, प्रत्येक चैप्टर आपके लिए आसान होगा और इसी प्रकार हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले कुछ समझेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन ले लेंगे। प्रतिदिन लगभग 7-8 क्वेश्चन हमें ले लेते हैं, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होती है। तो देखो अब जो हमारा पॉइंट है, तो पहले हम ले लेते हैं शुक्र जनन। पहला पॉइंट क्या ले लेते हैं? शुक्र जनन। शुक्र जनन की स्थितियां क्या है कि भाई शुक्र जनन क्या है? तो शुक्र जनन को एक तो इंग्लिश वर्ड क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये याद रखना बहुत जरूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि ये वर्ड यदि आ भी जाता है तो आपकी समस्या हो सकती है। और अब स्थितियां क्या कह रही है कि ये शुक्र जनन की क्रिया कहां पर संपन्न हो रही है? तो ये शुक्र जनन की क्रिया कहां पर संपन्न होगी? तो आपको पता ही है कि सामान्य रूप से शुक्र जनन की क्रिया को हम समझने के लिए सामान्य स्थितियां ले लेते हैं, यानी एक वर्षण कोष होता है और एक वर्षण होता है। इन दोनों की स्थितियों में हम देखते हैं कि लगभग शुक्र जनन की क्रिया इसमें पूरी हो जाती है। अब देखो इस क्रिया को समझने के लिए हमें छोटा सा एक डायग्राम भी लेना पड़ेगा कि भाई डायग्राम में रफली ले लेते हैं हम इस प्रकार से कि भाई हमें शुक्र जनन की क्रिया को समझना है, तो इसके लिए छोटा सा क्या लेना पड़ेगा? डायग्राम लेना पड़ेगा। ये डायग्राम ले लिया, इसके अंदर सामान्य रूप से हम दो अंडाकार संरचना बना देते हैं। आपको पता है ये क्या कहलाता है? इसको तो हम कहते हैं वर्षण कोश, ये आपको पता ही है। और इसके आंतरिक भाग में ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं टेस्टिस या वर्षण। सामान्य रूप से ये दो संरचनाएं तो आपको पता है कि क्या क्या होती है। इसके अंदर देखो इस प्रकार से एक संरचना होती है,
और इनमें इस प्रकार से पालियां पाई जाती है। ऐसे इसमें भी यही कंडीशन होती है। ये पालियां पाई जाती है। अब देखो कि हमने जो सामान्य रूप से शुक्र जनन की क्रिया है उसका डायग्राम बनाया था, तो हमने उसमें देखा भी था कि कुछ यानी कि आंतरिक भाग में वसन थे, वसन में वसन पालियां थी, बाह्य भाग में अधिवसन था। तो उसका अध्ययन अब अगले वीडियो में करेंगे। और अब हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसी से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, युग्मनज में सूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप निर्मित होने वाली 8 से 16 कोशिका, यानी 8 से 16 कोशिका जब ठोस अवस्था में होती है तो उसकी सहती क्या कहलाती है? तो हमको पता है कि इसकी सहती कहलाती है मोरूला, हिंदी में कहते हैं ऊतक। आपको पता है कि 3 अवस्थाएं होती है, मोरूला, गैस्ट्रुला और ब्लास्टुला। अगला देखो, शुक्राणु का वह भाग जो अंडाणु को भेदने का कार्य करता है, तो भेदने का कार्य कौन करता है? ये भी आपको पता है। भेदने का कार्य एक ही भाग है जिसको कहते हैं एक्रोसोम। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव में सहगर्भता का समय कितना होता है? सहगर्भता का समय कितना होता है? तो इसमें एग्जैक्ट स्थिति लेनी चाहिए तो 9.5 माह होता है, 9.5 माह। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों से निर्मित गर्भाशय के मध्य स्तर को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मायोमेट्रियल। क्या होगा? मायोमेट्रियल। तो ये क्वेश्चन आप लिखें, अगला वीडियो लंबा होगा, यानी कि थोड़ा अधिक वक्त देते हुए सभी क्वेश्चन उसमें करवा देंगे। और आज हमने ये कुल मिला के 4 क्वेश्चन किए हैं। इनमें अवस्था के बारे में बताया, इसमें शुक्राणु के भाग के बारे में बताया, इसमें सहगर्भता के बारे में बताया और इसमें मांसपेशियों से निर्मित गर्भाशय के मध्य स्तर को बताया। तो ये चीजें आज शॉर्ट रूप में हमने बताई है। अगले वीडियो में आपको सब कुछ समझाते हुए कुछ बड़ा वीडियो बनाएंगे, तो आप इसे जरूर देखें, लिखें और समझें। धन्यवाद।